हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर एरे का कॉन्सेप्ट। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो बहुत ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। देखिए, इससे पहले ये तो लेसन 2 है। लेसन 1 में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था डेटा स्ट्रक्चर का, जहां पे मैंने गलती की थी और उसको फिर मैंने हालांकि कमेंट में पिन भी कर दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। मैंने गलती क्या की थी, पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा था कि जैसे मान लो ए एक सिटी है, ठीक है, ए जो है वो एक सिटी है, इससे बी सिटी का एक रूट है, ठीक है। तो यहां पे ए और बी ये दोनों अलग अलग वर्टेक्स हो गया। अब मतलब ए बी को अगर हम लोग एक साथ डिनोट करें तो वर्टिसेस हो गया। यहां ये जो है ना, जो कनेक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज या लाइन, ठीक है। यहां पे देखो ये असाइक्लिक है। आप ए से बी तक आ सकते हो, लेकिन अब इसको ये डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है तो बी से ए जाना ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एक ग्राफ भी है और साथ में ये एक ट्री भी है। क्यों भाई? क्योंकि यहां आप जो है देख पा रहे होगे कि साइकिल नहीं है। आप ए से बी आ सकते हो, वापस ए नहीं जा सकते हो। सिमिलरली अगर मान लो ए एक सिटी है और ये कनेक्टेड है एक एज से बी सिटी से और एक एज से सी सिटी से, ठीक है। तो यहां पे आप देखो ध्यान से, ए सिटी से बी तक जा सकते हो, ए से सी तक आ सकते हो। यहां भी साइकिल नहीं है, तो ये भी एक ग्राफ है और साथ में ये एक ट्री भी है। लेकिन चूंकि देखो दोनों असाइक्लिक है, लेकिन वहीं अगर आप ऐसा कुछ हो जाए कि ए सिटी से बी भी कनेक्टेड है एक रोड के थ्रू, जिसको यहां पे ग्राफ थ्योरी में लाइन या एज बोलते हैं, सी भी कनेक्टेड है एक रोड के थ्रू और बी सिटी से सी भी कनेक्टेड है, तो अब क्या हुआ? अब आप ए से चलोगे तो ए से चलोगे तो ए बी सी होते हुए वापस ए तक आ सकते हो। तो ये एक साइकिल हो गया। तो अगर किसी ग्राफ में कोई साइकिल मौजूद हो तो वो ग्राफ तो होता है, लेकिन वो ट्री नहीं होता है। ये चीज याद रखना। चूंकि ट्री के बारे में कहा जाता है कि जो ट्री होता है ना, ट्री इक्वल्स अ साइक्लिक ग्राफ, वैसा ग्राफ जिसमें एक भी साइकिल मौजूद ना हो, ठीक है। यहां एक साइकिल तो है, तो इसीलिए तीसरे कंडीशन में, तीसरा कंडीशन मतलब ये वाले कंडीशन में, ये ग्राफ भी है, लेकिन ग्राफ तो है लेकिन ट्री नहीं है। बाकी दोनों, ये है या ये दोनों जो मैंने एग्जांपल दिया है, ये ग्राफ भी है और साथ में ट्री है, चूंकि दोनों केसेस में साइक्लिक नहीं है आपका ग्राफ, ठीक है। तो ये चीज मैंने ये गलती की थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब आज का जो ये वीडियो है, ये है एरे के ऊपर। भाई एरे क्या है, कितने टाइप का होता है, क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। एक ही वीडियो काफी होगा कंप्लीटली एरे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं, व्हाट इज एन एरे। देखो एरे जो है ना, वो एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने पहले ही लेसन में, पहले ही लेक्चर में, डीएस के पहले ही लेक्चर में बताया था। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि ये जो है ना कंटिन्यूअस मेमोरी सेल में डाटा को रखता है, ठीक है। और एक चीज और है कि यहां पे इंडेक्स वाइज डाटा स्टोर होता है और डाटा हमेशा सेम टाइप का होता है, ठीक है। तो इसीलिए डेफिनेशन अगर आपको लिखने का आ जाए तो आप लिखोगे कि एन एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स एलिमेंट्स या डाटा ऑफ द सेम टाइप या होमोगेनस टाइप इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। इसको भी हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकली। अब किसी भी एरे का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो सबसे पहले एरे दो तरह के होते हैं। अगर हम लोग मेमोरी लोकेशन की बात करें तो एक आपका एरे होता है स्टैटिक और दूसरा जो एरे है वो होता है डायनेमिक। वैसा एरे जिसमें आप कंपाइल टाइम में ही मेमोरी लोकेट कर देते हो उसको स्टैटिक एरे बोलते हैं। उसको भी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करूंगा। और वैसा एरे जिसमें आप यूजर से
पूछ के रन टाइम में मेमोरी लोकेट करते हो उसको डायनेमिक एरे कहा जाता है। ठीक है, लेकिन एरे चाहे स्टैटिक हो या फिर डायनेमिक हो, सबसे जो पहला प्रॉपर्टी है इसका साइज फिक्स होगा, या तो कंपाइलेशन के वक्त फिक्स हो जाएगा या तो फिर डायनेमिक रन टाइम फिक्स होगा। डायनेमिक के केस में ये होमोगोनस एलिमेंट रखता है। होमोगोनस मतलब सेम टाइप का, होमोगोनस मतलब सेम टाइप का। मतलब अगर आपने आईएनटी एरे लिया है ना, कोई आईएनटी माई एरे, तो उसमें हमेशा आईएनटी ही जाएगा। फ्लोट आप रखना चाहोगे या डबल रखना चाहोगे तो पॉइंट वाला पार्ट जो है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो डेटा उतना खत्म हो जाएगा। अगर आप कैरेक्टर रखना चाहोगे तो ऐसी कोड चला जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई, कि यहां आप रैंडम एक्सेस कर सकते हो। जैसे मान लो कोई एक एरे ए है, तो कोई जरूरी नहीं है कि मुझे अगर पांचवा एलिमेंट या एक्सेस करना है तो 0 1 2 3 ऐसे एलिमेंट, मैं सीधा ए ऑफ 4 करूंगा तो फिफ्थ एलिमेंट को ये एक्सेस कर देगा। क्यों भाई? क्योंकि इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू होता है एरे का। ठीक है, एक चीज तो हम लोग ऑलरेडी ये चीज समझ ही चुके हैं कि भाई कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है और रीड ऑपरेशन के लिए ये एफिशिएंट एंड इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया एरेज का। आइए अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एरेज में। देखो, टाइप्स ऑफ एरेज की जहां तक बात की जाए तो आपके पास वन डायमेंशन एरे होता है जिसको हम लोग लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, सिर्फ नंबर ऑफ रो होता है। वहीं मल्टी डायमेंशनल एरे में, खास के 2D एरे में रो तो होता ही होता है, साथ में कॉलम भी होते हैं। ठीक है, लाइक दिस। जैसे मान लो कि ये एक जो है आपका एरे मैंने बनाया। अब इसमें देख लो 2 रो है, ये 0 और 1, ये दोनों क्या हो गया, ये हो गया आपका रो, और ये 0 1 2, चाहता तो मैं यहां ऊपर भी लिख सकता था, सेम चीज है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कॉलम, है ना। तो इस केस में ये जो 2D एरे है इसको हम लोग मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। और एक आपका देखो स्पेशल एरे है, दैट इज कॉल्ड जैक्ड एरे। जैक्ड एरे के केस में क्या होता है ना, कि जैसे मान लो ये आपका एक एरे आपने बनाया, इसको समझना बहुत ध्यान से। इसमें आपने नंबर ऑफ रोज 3 रखा है। ये नंबर ऑफ रोज कितना है भाई, 3 है, 0 1 2। अब सपोज कि 0 रो में 3 कॉलम है। ये देखो पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया। ठीक है, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन आपका कॉलम है, जबकि ये पोर्शन क्या डिनोट कर रहा है, ये पोर्शन आपका ऑलवेज रो डिनोट करता है। और मान लो कि पहले में आपका एक ही रो है और यहां आपका 2 रो है, 0 और 1, ये नहीं है। तो क्या पता चल रहा है कि यहां पहले रो में आपका कितना कॉलम हो गया भाई, पहले रो में आपका 3 कॉलम है। इसको मैं हटाता हूं, पहले रो में आपका 3 कॉलम है, जबकि दूसरे रो में आपका 1 कॉलम है और तीसरे रो में आपका 2 कॉलम्स है। तो ऐसे एरे को जहां नंबर ऑफ कॉलम्स हर एक रो में इक्वल ना हो कि अनइक्वल हो, दैट इज कॉल्ड जैक्ड एरे। ठीक है, ये चीज थ्योरेटिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां तक बात की जाए एप्लीकेशन ऑफ एरेज की, तो देखो एरे का अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होता है। जैसे सर्चिंग एल्गोरिथम में इस्तेमाल होता है। सर्चिंग भी 2 टाइप का होता है, एक आपका होता है लीनियर सर्च और एक आपका होता है बाइनरी सर्च। उसी ढंग से सॉर्टिंग एल्गोरिथम में भी इस्तेमाल होता है। वैसे तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, 2 वे मर्ज सॉर्ट है, हिप सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है। लेकिन 2 तरह का सर्चिंग एल्गोरिथम होता है। एक होता है ब्लाइंड सर्च, यहाँ ये तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सर्चिंग में भी हम लोग ब्लाइंड और नॉन ब्लाइंड सर्च जानते हैं। ये इस चीज को भी मैं आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। जहां तक सॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात है, तो कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम का जो कम्प्लेक्सिटी होता है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होता है, और वैसा जितना भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो डिवाइड एंड कंकर मैकेनिज्म पर काम करता है उसकी कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n होती है। लीनियर सर्च की जो कम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n होती है, जबकि बाइनरी सर्च की जो कम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ log n होती है। ये सब चीज इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा
एरे का इस्तेमाल मैट्रिक्स के ऑपरेशंस में होता है, चाहे मैट्रिक्स का आपको एडिशन निकालना हो या ट्रांसपोज निकालना हो या सब्ट्रैक्शन निकालना हो या फिर मल्टीप्लिकेशन निकालना हो। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, नेटवर्किंग में भी, गेम डेवलपमेंट में भी, और इसके अलावा एडवांस इस्तेमाल में अगर आप देखो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज तो चलो कंप्लीट हो गया। लेकिन अब ये तो हुआ भाई कि ये थ्योरेटिकल पोर्शन था। हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि एरे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, टाइप ऑफ एरेज, है ना, एप्लीकेशन ऑफ एरेज। लेकिन अब बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे इस चीज को प्रैक्टिकली, है ना। ये चीज मैं यहां से हटा दे रहा हूं और अब जो है सीधा आप लोगों को डेव C++ के स्क्रीन पे लेके जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वन डायमेंशनल एरे को। अब आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी मेरा कॉन्सेप्ट है 1D एरे को समझना, और वो भी कैसा भाई, स्टैटिक। देखो वीडियो बहुत लंबा हो गया ना, तो समय है, आराम से देखो, एक ही वीडियो काफी है। सबसे पहले मैं लिखता हूं INT, मान लो माई एरे, और मैं चाहता हूं कि भाई 5 एलिमेंट में रखना चाहता हूं। तो ये जो है ना, ये आपका स्टैटिक एरे बन गया, स्टैटिक एरे ऑफ साइज 5। मतलब इसमें आप 5 एलिमेंट रख सकते हो, जिसका इंडेक्स 0 से कहां तक चलेगा, 4 तक चलेगा। ओके, इसके अलावा मैं एक वेरिएबल i ले लेता हूं इंडेक्स के लिए। अब मुझे एक लूप चलाना होगा, लूप टू फिल द एरे। ओके, तो अब लूप चलाने के लिए मैं फॉर लूप ही यूज करता हूं, आप चाहो तो व्हाइल डू व्हाइल भी यूज कर सकते हो। i 0 से इनिशियलाइज होगा, क्योंकि किसी भी एरे का जो सब स्क्रिप्ट होता है, जो इंडेक्स होता है, वो ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है, लेस देन 5 तक जाएगा i++। आप चाहो तो i को लेस देन इक्वल्स 4 तक भी चला सकते हो। अब आप यहां मैसेज देते हो यूजर के लिए कि इंटर एलिमेंट फॉर द रो, और मान लो यहाँ पे आप रो नंबर भी देना चाहते हो %d, और इसके बाद मान लो ऐसा आप एक दे दिए, और उसके बाद एक टैब आपने दे दिया। ये चीज ये सजाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। और स्कैनफ करके आप इनपुट ले लेते हो %d का इस्तेमाल करके, कॉमा एड्रेस ऑफ माई एरे ऑफ i में। तो इस लूप से जब आप बाहर आओगे ना, तो आपका जो एरे है, जो अनफिल्ड था, वो फिल्ड हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोगों ने एरे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल में सी के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, और वहां पे आपको एरे का सारा वीडियो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे भी मैं इस ढंग से बता रहा हूँ कि बिल्कुल समझ में आए। तो ये हो क्या रहा है, शुरू में देखो, जब i के 0 के लिए अंदर आ रहा है, तो पहला जो इनपुट हो रहा है वो माई एरे के 0 पॉकेट में हो रहा है। तो जो भी आपने इनपुट किया वो माई एरे के 0 पॉकेट में चला गया। अगले बार 1 में गया, अगले बार 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 4 में जाने के बाद खत्म। अब आप एक लूप चलाते हो, लूप टू ट्रैवर्स द एरे। ठीक है, तो अगेन आप i को 0 से स्टार्ट करोगे, लेस देन इक्वल्स 4 तक चलाओगे, i++ करोगे, या आप चाहो तो i को लेस देन 5 तक चला लो। और सिंगल स्टेटमेंट ही है, इसीलिए मैं यहाँ पे स्कोप ऑपरेटर, मतलब कि पेयर ऑफ करली ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे मैं सीधा प्रिंट कर दे रहा हूं माई एरे ऑफ i को। ओके, हो गया। अब देखो, इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। F11 इसका शॉर्टकट है, आप चाहो तो F11 से भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, चलो अब ध्यान से आप लोग समझना हो क्या रहा है। इसको मैं अभी आप लोगों के सामने देखो इनपुट डालता हूं। अभी आप लोग देखना यहां से, मैंने सपोज यहां पे मैंने इनपुट डाला 12, उसके बाद 6, उसके बाद मान लो 8, 5 एलिमेंट तो लेगा 4, एंड मान लो 8 में डालता हूँ 9। तो देख लो आपका ये जो है एरे यहाँ पे आ गया, एरे में जो भी आपका वैल्यू था। लेकिन मैंने क्या बताया था कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है। तो भाई अगर आप चाहते हो एड्रेस को भी प्रिंट करना, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ ना, वैल्यू
इज जो भी है, और उसके बाद एट द एड्रेस, और एड्रेस हमेशा क्या होता है, %u अनसाइंड इंटीजर होता है, तो यहां पे मैं कॉमा देके एड्रेस ऑफ माई एरे ऑफ आई ऐसा दे देता हूं। तो अब छोटा सा चीज है, इसको हल्का सा हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं। चलो कंपाइल एंड रन। यहां पे मैंने एक थोड़ा सा चेंज किया। अब आप देखो, मान लो मैंने डाला 12 5 7 9 2, तो देख लो वैल्यू 12 जो है उसका एड्रेस क्या है, 6487552, लास्ट का 52 देखना, ये 52 है, सबसे लोएस्ट मेमोरी में ये गया। उसके बाद देखो 4 बाइट का अंतर है, 52 के बाद 52 के बाद 56 है, 56 है। क्यों 4 बाइट का अंतर है भाई? क्योंकि 32 बिट के मशीन में INT जो डेटा टाइप है उसका विड्थ 4 बाइट होता है। अगर आप टर्बो सी या टर्बो C++ या किसी भी 16 बिट कंपाइलर पे यही कोड रन कराओगे ना, तो 56 के जगह पे 54 आएगा, 2 बाइट का अंतर आएगा। यहाँ पे 4 बाइट का अंतर आ रहा है ना। ये एक्चुअली हुआ कैसे है, हम लोग इसको समझते हैं बहुत ध्यान से। देखो यहां पे हुआ क्या है ना, कि जब मैंने यहां पे मैं यहां पे आप लोगों को, मुझे एक एप्लीकेशन खोलना होगा। चलो मैं ऐसा करता हूं, आप लोगों को समझाने के लिए MS पेंट खोलता हूं, ठीक है। अभी आप लोग बहुत ध्यान से इस चीज को समझेंगे। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने माई एरे 5 बनाया तो हुआ क्या कि ये आपका 5 पॉकेट का माई एरे बना। ये जो 5 पॉकेट है, इंडेक्स 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है, इसका नाम क्या है भाई, माई एरे। एक चीज ऑलवेज याद रखना, स्टैटिक एरे का अपना नाम होता है, ठीक है। अब देखो यहां से जब ये लूप चला, जब I के 0 के लिए अंदर आया, यहां पे मैसेज आया इंटर एलिमेंट फॉर द रो %d, ठीक है। आपने जो भी इनपुट डाला वो इनपुट चला गया I के 0 में। मान लो आपने 5 डाला, ये चला गया I के 0 में, अगले बार I के 1 में चला गया, अगले बार I के 2 में, अगले बार I के 3 में, अगले बार I के 4 में। और वही चीज अब देखो ध्यान से, अगर इसका एड्रेस X है तो इसका एड्रेस X+4 हुआ, इसका एड्रेस X+8 हुआ, इसका एड्रेस X+12 हो गया, और इसका एड्रेस X+16 हो गया, क्योंकि 4 बाइट का अंतर है। लेकिन अगर आपका कंपाइलर 16 बिट का है तो इसका एड्रेस X+4 की जगह X+2 आएगा, सेकेंड फर्स्ट का, अगले का X+4 आएगा, अगले का X+6 आएगा, और अगले का X+8 आएगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों का काम किया। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। यहां पे कुछ लोग क्या करते हैं कि ऊपर यहां डिफाइन कर देते हैं, हैज डिफाइन, मान लो रो कितना चाहिए भाई, 5। ये क्या है, ये आपका एक मैक्रो है, मैं यहां लिख देता हूं, इट इज अ मैक्रो। मैक्रो के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो। अब देखो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो मैंने 5 लिखा है ना, ये 5 की जगह पे मैं कैपिटल में रो लिखूंगा। अच्छा, हमेशा एक बात याद रखना, जब भी मैक्रो आप डिफाइन करो ना, तो मैक्रो का नाम कैपिटल केस में ही डालना। अब देखो जहां जहां आपने 5 लिखा है, लेस देन रो लिखो या लेस देन रो -1, ऑलवेज याद रखना कैपिटल में ही लिखना। यहां तो चलो एड्रेस ऑफ I में ही जा रहा है, यहां पे भी अब लेस देन कैपिटल रो, या यहां पे लेस देन इक्वल टू कैपिटल रो -1, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं। देखो यहां पे आप अगर चाहो ना, तो इसके जगह पे अगर आप I ऑफ माई एरे भी लिखते हो ना, तो सेम चीज आएगा, और इसके जगह पे भी आप वैसे ही लिख दो। चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। एक जगह आप I ऑफ माई एरे लिख दो, एक जगह आप माई एरे ऑफ I लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। देखो इसको कंपाइल एंड रन करवा के, तो अभी देखो 2 6 8 45 एंड 6, ठीक है, सेम आउटपुट आ रहा है। तो भाई ये तो बात हो गई आपके किस चीज की, स्टैटिक एरे की। लेकिन अब सवाल उठता है कि आपको वन डे एरे ही बनाना है, लेकिन डायनेमिक एरे,
डायनेमिक एरे होना चाहिए। मैंने क्या कहा था शुरू में कि एक ही वीडियो काफी होगा, और वीडियो इसीलिए लंबा भी होगा निश्चित रूप से। देखो जब भी ये डायनेमिक वर्ड आए तो इसका मतलब है कि आपको मैलॉक फंक्शन यूज करना होगा। यू मस्ट हैव टू यूज मैलॉक फंक्शन। ठीक है, अब मैलॉक फंक्शन जो है वो डिफाइंड कहां है भाई? तो वो डिफाइंड है malloc.h में, या आप चाहो मैं यहां लिख देता हूं तो इसके जगह पे आप stdlib.h को भी इंक्लूड कर सकते हो, आपकी मर्जी, दोनों में डिफाइंड है ना। अब बहुत ध्यान से समझना, डायनेमिक एरे में बनाने जा रहा हूं। चलो फिर से मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। डायनेमिक एरे का कभी भी कोई नाम नहीं होता है। आप यहां INT एस्ट्रिक मान लो माई एरे ले भी लेते हो, ये एक पॉइंटर है, इसमें नल रख लो। पॉइंटर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये क्या है? ये एक पॉइंटर है, पॉइंटर टू इंटीजर। ठीक है, ये पॉइंट करेगा। अब इससे क्या हुआ है समझो, इससे हुआ ये है कि एक पॉइंटर बना है आपका, इससे आपका एक पॉइंटर बन गया है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है माई एरे। मैं इसको एक बार यहां से ये एक्चुअली एक पॉइंटर बना है, इसका नाम क्या है? माई एरे है। लेकिन इस माई एरे में आपका जो है ना, थोड़ा सा मैं यहां से साइज को बढ़ा लेता हूं, ठीक है, ताकि आइंदा से अच्छा। अभी इसमें नल है, लेकिन अब ध्यान से समझना, यहां से खेल एक्चुअली शुरू होता है। मैं ये चाहता हूं सबसे पहले भाई आप एक इंडेक्स के लिए आई ले लो, और कितना पॉकेट आपको चाहिए, कितना एलिमेंट आपको चाहिए, ये आप इसके लिए पी ले लो। अब सबसे पहले आपको कोड लिखना होगा, कोड टू आस्क हाउ मेनी पॉकेट्स या एलिमेंट्स या डाटा, जो भी आप कर लो। तो इसके लिए मैं प्रिंटफ से मैसेज देता हूं। चलो मैंने लिखा हाउ मेनी एलिमेंट्स, ओके। और स्कैनफ से मैंने, स्कैनफ फंक्शन से %d या %i का यूज करके मैंने इनपुट कहां ले लिया? p में। अब मान लो कि यूजर ने कहा, ये p नाम का एक वेरिएबल है। अब यूजर ने क्या कहा कि भाई मुझे 4 एलिमेंट चाहिए, ओके, p में 4 आ गया। इस वजह से अब p में 4 आ गया, तो सबसे पहले आपको 4 पॉकेट रिजर्व करना है। देखो मेमोरी रिजर्वेशन के लिए मैलॉक फंक्शन यूज होता है। यहां पे आप अगर 120 डाल दोगे ना तो 120 बाइट ये रिजर्व कर देगा, लेकिन मुझे 120 बाइट नहीं रिजर्व करना है, मुझे p पॉकेट रिजर्व करना है। अगर p में 4 है, जैसा कि मैंने यहां पे समझाने के लिए लिखा है, तो 4 पॉकेट रिजर्व करना है। लेकिन भाई एक पॉकेट का साइज क्या है? तो अगर मैं गुना 2 लिख दूं तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे भाई कि 16 बिट पे रन कर रहा है कि 32 बिट पे रन कर रहा है कि आगे चल के 64 बिट पे रन करेगा? तो 2 की जगह 4 कौन करने आएगा? तो यहां पे मैं साइज ऑफ फंक्शन, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर लेता हूं INT के साथ। तो अब क्या होगा, ध्यान देना, इस केस में p में अगर 4 है तो ये 4 देगा, और गुना साइज ऑफ INT, साइज ऑफ INT भी 4 देगा, मतलब 16 बाइट रिजर्व होगा, 16 बाइट रिजर्व होगा। अब ये रिजर्व होके इसको मैं रखना चाह रहा हूं माई एरे में। देखो होता क्या है, मैलॉक जो है ना, दिए गए बाइट्स को रिजर्व करता है। अगर रिजर्व नहीं हो पाता है तो ये रिटर्न करता है नल, और नहीं तो रिजर्व मेमोरी के पहले पॉकेट का एड्रेस रिटर्न करता है, जिसको कि हम लोग बेस एड्रेस बोलते हैं। लेकिन यहां हम लोगों को एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करके बताना होगा कि मैलॉक फंक्शन ने जो मेमोरी रिजर्व किया है वो INT के लिए रिजर्व किया है। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि देखो, ऐसा करने से ये एक मेमोरी बना 16 बाइट का, 4 बाइट का 4 पॉकेट, इंडेक्स 0 1 2 3। ठीक है, ये जो टोटल यहां से लेके यहां तक
जो मेमोरी कंजम्पशन है ये कितना हो गया है भाई, ये हो गया आपका 16 बाइट्स। और इसका जो बेस एड्रेस है ना, ये आपके माई एरे पे चला गया। ठीक, अब माई एरे एक्चुअल एरे पे पॉइंट कर रहा है। देखो दिस इज द एक्चुअल एरे, ये जो है ना ये आपका एक्चुअल एरे है, और ये क्या है, अननेम्ड है। स्टैटिक एरे में एरे का नाम होता है, जबकि डायनेमिक एरे में एरे का नाम, डायनेमिक एरे हैज नो नेम। ये चीज याद रखना, डायनेमिक एरे पे कोई ना कोई पॉइंटर पॉइंट करता है, जैसे कि यहां पे माई एरे पॉइंट कर रहा है। अब ध्यान से समझो, चलो यहां तक तो बात हो गई। अब मैं लिखता हूं 4, चूंकि मुझे अब लूप चलाना होगा ना, अब मुझे लूप चलाना होगा किस लिए, लूप टू फिल द एरे। कौन सा एरे भाई, ये तो आपका डायनेमिक एरे है ना। तो फॉर i इक्वल्स 0, क्योंकि इंडेक्स तो हमेशा 0 से शुरू होता है, लेस देन p i प्लस प्लस, क्योंकि p ही तो बता रहा है ना कि कितना पॉकेट है। आप चाहो तो लेस देन इक्वल टू p माइनस 1 तक भी चला सकते हो, आपकी मर्जी। चलो यहां पे मैं लिखता हूं printf इंटर डाटा फॉर द रो %d, और यहां पे ऐसे करके /t दे देता हूं, और उसके बाद scanf करके %d या %i का यूज करता हूं, चूंकि %d या %i ही फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है int का। अब देखो यहां पे भी अलग अलग तरीका है। लोग क्या करते हैं, लोग यहां पे ऐसे इस्तेमाल करना नहीं चाहते। मैं ऐसे ही आप लोगों को इस्तेमाल करके दिखाता हूं स्टैटिक एरे की तरह। एक्चुअली क्या है ना, ध्यान देना, यहां पे अगर आप चाहते ना तो आप सिंपली लिख सकते थे ऐसे भी, माई एरे प्लस आई। यही पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, ये कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, लेकिन ऐसे भी हम लोग दोनों ढंग से सही सीखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखो ना, इसको हम लोग कर लेते हैं आराम से। चलो तो इससे क्या हुआ, फिर से ये लूप चला 0 to p। अब 0 to p जो लूप चल रहा है, तो शुरू में जो पहला इनपुट मैं डालूंगा वो 0 में जाएगा। अब i प्लस प्लस हो जाएगा, अगला इनपुट 1 में जाएगा, p तक ही चलेगा, मतलब p माइनस 1 तक चलेगा। देखो ना यहाँ कहां तक मैंने चलाया, लेस देन p तक चलाया है, या लेस देन इक्वल टू p माइनस 1 तक चलाया है। तो जो भी है ये यहाँ ऐसे फिल होता चला गया। अब आपको लूप चलाना होगा, लूप टू ट्रैवर्स द एरे। ठीक है, तो अगेन आप लिखते हो फॉर i इक्वल्स 0, i लेस देन इक्वल्स p माइनस 1 लिख दो इस बार, चलो i प्लस प्लस, या आप चाहो तो i को लेस देन p भी लिख सकते हो। चूंकि यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है तो मैं स्कोप ऑपरेटर मतलब पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज करता हूं, %d। और यहां पे भी अब ध्यान दो, मैं नॉर्मल वे में ऐसे लिख दे रहा हूं, माई एरे ऑफ i। देखो यहां पे आप किताब में देखोगे ऐसे लिखा होता है, माई एरे वैल्यू एट माई एरे प्लस आई। सेम चीज है, देखो इसके जगह पर आप वैल्यू एट आई प्लस माई एरे भी लिख सकते हो। आप इसके जगह पर आई ऑफ माई एरे भी लिख सकते हो। देखो ये आपकी मर्जी है, आप कैसे लिखना चाहते हो। सिमिलरली यहां पे भी वही चीज था, यहां पे एड्रेस ऑफ माई एरे आपने लिखा था, आप यहां पर ऐसे ही लिख सकते थे आई प्लस माई एरे, या आप लिख सकते थे एड्रेस ऑफ आई ऑफ माई एरे। मैं इसमें से एक चीज उठा के आप लोगों को चेक करा के दिखाऊंगा। चलो इसको पहले हम लोग यहां से एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, अभी बहुत ध्यान से आप लोग समझना। हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो मुझे 3 ही एलिमेंट चाहिए, चलो 4 ही एलिमेंट चाहिए, 12, 5, 8 एंड 9। देख लो आ रहा है ना। एड्रेस मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं कराया, वो तो मैंने पहले ही प्रिंट करा रखा है, तो चलो वो भी चीज तो क्लियर ही हो गया है। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो तो अगर हम यहाँ पे इस चीज को हटा दें, जैसा कि मैंने बता रखा है कि भाई माई एरे प्लस आई में मैं रखूंगा, लोग ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, चलो ओके। और यहां पे मैं बोलूंगा ऐसे, वैल्यू एट माई एरे प्लस आई। ठीक, ओके। तो ये छोटा सा चेंज करके इसको हम लोग कंपाइल करके देख लेते हैं।
कि भाई सेम आउटपुट दे रहा है, सेम रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। इस बार चलो मैं 5 पॉकेट रिजर्व करता हूँ, 12, 6, 9, 3 एंड 19। देखो तो सेम चीज तो आ रहा है। तो इस तरह से ये चीज साफ पता चल जाता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ हो सकता है जो डिफरेंट वेज है। तो ये हो गया हम लोगों का डायनेमिक एरे। अब देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज सीखा। अभी तक हम लोगों ने सीखा वन डायमेंशनल एरे में स्टैटिक एरे और साथ में डायनेमिक एरे। अब सवाल उठता है फिर, जैसा कि मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में बताया था कि 2D एरे भी होता है। मल्टी डायमेंशनल एरे में 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे, 5D एरे एंड सो ऑन, बहुत सारा होता है। तो उसमें हम लोग 2D एरे को समझते हैं। 2D एरे जिसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। ये हम लोग अभी कौन सा बना रहे हैं भाई, स्टैटिक बना रहे हैं। अब देखो 2D एरे हम लोग मैट्रिक्स ही नाम रख लेते हैं, मैट्रिक्स INT मैट्रिक्स मान लो 3 रो और 2 कॉलम, मैंने ऐसा डाल दिया। यहां पे 3 क्या है। अब इससे क्या हुआ होगा, बहुत ध्यान से समझना। ऐसा करने से ये देखो आपका स्टैटिक एक एरे बना है। यहां से ऐसा करने से देखो ये आपका 2D एरे बना। इसका नाम क्या है, तो मैंने इसका नाम दिया है मैट्रिक्स। ओके, इसमें कितना है, 3 2 है। ओके, मैं यहां लिख भी देता हूं 3 2 है। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज 3 है, 0 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना वो 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 2 है, 0 एंड 1। ये आपका हो गया नंबर ऑफ रोज और ये आपका हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, अब यहां बहुत ध्यान से समझना जो चीज मैं बता रहा हूं। अब देखो यहां पे आपको नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। मैं एक रो ले लेता हूं और एक कॉल ले लेता हूं, ठीक है। अब यहां मुझे चलाना होगा नेस्टेड लूप टू फिल द मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे पहले जो आउटर लूप चलेगा, आउटर लूप फॉर रो। जब आउटर लूप रो के लिए चले, दिस इज कॉल्ड रो मेजर ऑर्डर ट्रैवर्सल, रो मेजर ऑर्डर। तो मैं आउटर लूप चलाता हूं रो को 0 से कहां तक, तो भाई अपने पास रो की संख्या कितनी है, 3 है, तो लेस देन 3 तक, रो प्लस प्लस, रो प्लस प्लस। आप चाहो तो रो को लेस देन इक्वल्स 2 तक भी चला सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अब जो इनर लूप होगा, इनर लूप जो है वो चलेगा कॉलम के लिए। अच्छा, इनर लूप डिसाइड नहीं करता है कि रो मेजर ऑर्डर है कि कॉलम मेजर ऑर्डर है, आउटर लूप डिसाइड करता है। तो आउटर लूप आपका रो के लिए लिखा हुआ है, तो रो मेजर ऑर्डर हो गया ये नेस्टेड लूप। अब यहां पे आप चलाओगे कॉल को 0 से कहां तक, लेस देन इक्वल्स 1 तक, कॉल प्लस प्लस। क्यों 1 तक, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स देखो ना भाई 2 है। या आप चाहो तो कॉल को लेस देन 2 तक भी चला सकते हो। अब यहां पे आप चाहते हो यूजर को मैसेज देना कि इंटर डाटा फॉर रो %d एंड कॉलम %d। ओके, अब रो के जगह पे मैं रो को प्रिंट कर दे रहा हूं, कॉलम की जगह कॉल को। और एक चीज और है कि इसके बाद यहां पे ऐसे देखिए थोड़ा सा एक टैब दे देना चाहिए, ठीक है। आप लोग नहीं देके देखना, देखो सटा हुआ आएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अभी यहां पे %d डाल के मैं कहां रख लेता हूं इसको, मैं रख लेता हूं मैट्रिक्स के रो कॉल में। ओके, हो गया। अब ये जो लूप है ना, देखो अब ये लूप कैसे फिल, पहले रो के 0 में आएगा तो कॉल के 0 से 1 तक चलेगा। तो रो के 0 में आएगा, कॉल के 0 से 1 तक चलेगा। तो पहली बार जब 0 के लिए आया, रो का 0 है और कॉल के 0 के लिए वैल्यू यहां आएगा, फिर कॉल के 1 के लिए वैल्यू यहां आएगा। अब रो के 1 के लिए जब आएगा तो फिर कॉल के 0 से 1 तक चलेगा, 0 से 1 तक, ऐसा कुछ मैं डाल देता हूं। फिर रो के 2 के लिए आएगा, कॉल के 0 से 1 तक चलेगा।
तो इस ढंग से ये आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा रो मेजर ऑर्डर में। देखो पहले ये रो फिल हो रहा है, उसके बाद सेकेंड में ये रो फिल हो रहा है, उसके बाद ये रो फिल हो रहा है। ये जो फिलिंग स्टाइल है ना, दिस इज कॉल्ड रो मेजर ऑर्डर फिलिंग स्टाइल। रो मेजर ऑर्डर ये जो है ना डिफॉल्ट होता है मैट्रिक्स का, डिफॉल्ट ट्रैवर्सल होता है मैट्रिक्स का, ट्रैवर्सल ऑफ 2D एरे। अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये बताओ कि कोई 2D एरे है, उसका डिफॉल्ट ट्रैवर्सल रो मेजर ऑर्डर में होता है या कॉलम मेजर ऑर्डर में, तो जवाब क्या होगा, रो मेजर ऑर्डर में। ठीक है, चलो ये चीज आपका फिल हो गया। अब इसके बाद अगेन आपको लूप चलाना होगा। अब देखो सबसे पहले मुझे प्रिंट करना है, मैं लिख देता हूं यहां पे द मैट्रिक्स इज, और चलो यहां पे स्लैशन देके मैं ऐसे लाइन दे देता हूं और उसके बाद ऐसे स्लैशन, इसका ही मतलब पता चलेगा। अब अगेन आपको नेस्टेड लूप चलाना होगा ट्रैवर्सल के लिए। अब बहुत ध्यान से इस चीज को आप लोग समझेंगे। यहां पे अब जो आप नेस्टेड लूप चला रहे हो, ये किस लिए चला रहे हो, टू ट्रैवर्स द मैट्रिक्स। अब यहां पे भी दो स्टाइल होगा ना, रो मेजर ऑर्डर में अगर आप ट्रैवर्स करोगे, सिंपल सा चीज है, ध्यान देना। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं प्रिंट कर दे रहा हूं, ठीक है, %d कॉमा मैट्रिक्स के रो कॉल में जो भी वैल्यू है, रो कॉल में जो भी वैल्यू है उसको। देखो यहां पे मैंने स्लैशन का यूज नहीं किया है, उसके बाद बाहर आने के बाद मैं लाइन चेंज करता हूं ताकि जो आउटपुट है ना वो मैट्रिक्स की तरह दिखे। ये ट्रैवर्सल के लिए यूज हो रहा है। और ये रो मेजर ऑर्डर में, किसी भी मैट्रिक्स को जब आप रो मेजर ऑर्डर में ट्रैवर्स करोगे तो आपका जो आउटपुट आएगा ना वो हमेशा मैट्रिक्स आएगा। लेकिन अभी ध्यान देना, बहुत ध्यान समझना, 2 6 9 4 7 3 देख लो, 2 6 9 4 7 3। अब देखो ये सटा हुआ आ रहा है, पता नहीं चल रहा है कि 2 6 है कि 26 है। तो एक काम हम लोग कर देते हैं कि यहां प्रिंटिंग के बाद एक टैब लगा देते हैं, है ना, छोटा सा चीज है। तो अब देखो, अब मैं डालता हूं 3 6 9 12 34 56। तो ये देखो आपका मैट्रिक्स है। लेकिन याद रखना, रो मेजर ऑर्डर में जब भी आप ट्रैवर्स करोगे तो आपका मैट्रिक्स ही निकलेगा। अब मैं बता रहा हूं कॉलम मेजर ऑर्डर, ध्यान से समझना। मुझे निकालना है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, ये भी प्रिंट करना है। तो मैं यहां प्रिंट करता हूं कि भाई द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज, ठीक है। अब यहां जो आउटर लूप चलाना है ना वो आपको सर चलाना है कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए। जब भी आपको ट्रांसपोज निकालना हो तो आपका जो आउटर लूप है वो कॉलम के लिए चलेगा, इसलिए कॉलम मेजर ऑर्डर में होगा। लोग क्या करते हैं, यहां पे वेरिएबल ही को बदल देते हैं। भाई आप <2 तक चलाओ ना, या <=1 तक चलाओ, जो कॉलम की संख्या है वहां तक चलाओ। आप कॉलम की संख्या क्या है, कॉलम की संख्या 2 है, तो आप 1 तक चलाओगे या <2 तक चलाओगे, है ना। वेरिएबल का नाम क्यों चेंज करना, कॉल 0 है, यहां कॉल को <=2 तक चलाओ या <3 तक चलाओ। लेकिन यहां सिर्फ उलट दो, यहां पे रो कॉल के जगह पे कॉल रो कर दो, बस सिंपल सा चीज है। देखो दो ही जगह आपको चेंज करना पड़ा, नहीं तो क्या करना होता है, 1 2 3 जगह आप रो को कॉल करते, फिर 1 2 3 जगह आप कॉल को रो करते, 3 जगह रो को कॉल और 3 जगह कॉल को रो, मतलब 6 जगह आप चेंज करते अगर वैसे जाते। यहां चेंज नहीं करना पड़ता उस केस में। और यहां क्या हुआ कि इन तीनों जगह पर और इन तीनों जगह पर आपने चेंज नहीं किया, वेरिएबल को वैसे ही रहने दिया, सिर्फ इन 2 जगह पर आपने चेंज किया। अब देखो तो इसको कंपाइल करके, अभी ध्यान से समझना, मैं यहां डालता हूं 12 4 8 9 34 56। देख लो मैट्रिक्स आपका 12 4 8 9 34 56 है। और ट्रांसपोज क्या होता है, रो का कॉलम, कॉलम का रो हो जाता है। 12 8 34 देखो रो में आ गया, ये कॉलम में था, और 4 9 56 देखो रो में आ गया, ये कॉलम में था, है ना। तो ये चीज हो गया। यहां पे भी लोग ऐसे करते हैं, ध्यान देना,
यहां पे भी लोग मैक्रो का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। जब इतना सीख लियो तो थोड़ा सा और चीज सीख लो। रो भाई मुझे 3 चाहिए, ठीक है, ये क्या हो गया, ये मैक्रो है, ओके। उसी ढंग से हैज डिफाइन कॉल, ये 2 चाहिए, ये भी क्या है, ये भी आपका मैक्रो है, ये भी आपका मैक्रो ही है। अब क्या है कि यहां पे जहां पे 3 लिखा हुआ है कैपिटल में रो लिख लो, और जहां पे 2 लिखा हुआ है वहां पे कैपिटल में कॉल लिख लो। और देखो कैपिटल में मैक्रो का नाम देने से क्या फायदा हुआ कि यहां रो कॉल आपने स्मॉल में वेरिएबल लिया हुआ है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। यहां पे जो लेस देन 3 तक आपने चलाया है वो रो माइनस रो तक चला दो, लेस देन रो तक, या चाहो तो लेस देन रो माइनस इक्वल रो माइनस 1, रो कैपिटल में होना चाहिए। सिमिलरली यहां पे भी आप इसको क्या करोगे, कॉल -1 तक चलाओगे या लेस देन कॉल तक चलाओगे कैपिटल, बाकी सब तो वही है ना। यहां फिर ट्रैवर्सल में भी वही चीज करना, लेस देन रो तक चला लेना या लेस देन इक्वल टू रो -1 तक चला लेना, और यहां पे लेस देन इक्वल्स कॉल -1 तक चलाना या लेस देन कॉल तक चलाना। और ट्रांसपोज में भी अच्छा ऐसे भी आप रहने दे सकते हो, आधा जगह चेंज करो आधा जगह मत करो, वो तो आपकी मर्जी है। यहां रो -1 होगा, कॉल -1 है, कॉलम मेजर ऑर्डर में है ना। हाँ, इससे देखो साफ पता चल जाता है कि कॉलम पे चल रहा है, ये चीज साफ पता चल जाता है। और ये कहां तक चल रहा है, ये आपका रो -1 तक चल रहा है या लेस देन रो तक चल रहा है ना। ऐसा भी आप यूज कर सकते हो। देखो यहां तो साफ पता चल रहा है ना कि वेरिएबल का नाम रो भले है लेकिन ये चल कॉल तक रहा है, और वेरिएबल का नाम कॉल भले है लेकिन ये चल तो रो तक रहा है। अब इसको भी आप एग्जीक्यूट करा के देख लो एक बार, इस कॉन्सेप्ट से भी देखो आउटपुट वही आता है कि नहीं। 12 5 8 9 34 5 देख लो, सेम आउटपुट है ना। तो इस तरह से ये वाला पोर्शन भी क्लियर हो गया कि 2D एरे मतलब मैट्रिक्स का स्टैटिक पोर्शन। आगे आने वाले वीडियो में मैं बता दूंगा आप लोगों को जैक्ड एरेज के बारे में, लेकिन उससे पहले डायनेमिक मैट्रिक्स को भी समझना होगा। आप लोग कमेंट में लिखना कि डायनेमिक मैट्रिक्स का आप लोगों को वीडियो चाहिए कि नहीं। अगर कमेंट में लिखोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर इसका वीडियो ऑलरेडी रखा हुआ है सी के प्लेलिस्ट में। अगर नहीं प्लेलिस्ट में ढूंढने में बने तो आप सीधा यूट्यूब खोलना, वहां पे लिखना डायनेमिक मैट्रिक्स कोडिंग विद साइबोटेक और सर्च कर लेना, सामने वीडियो चला आएगा। ठीक है, डायनेमिक मैट्रिक्स इन सी साइबोटेक कोडिंग विद साइबोटेक, चैनल का नाम लिख देना तो सामने चला आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो जो एरे के ऊपर था, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अगर चैनल पे नए आए हैं और इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को हिट करना ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूं, अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।